तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया का जो भी जीव है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी जीव है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी जीव है, ये जीव बना किस चीज से है, कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर, कौन सी बेसिक इकाई है जिससे इसका निर्माण हुआ है। तो इसकी बेसिक जो इकाई है बच्चों, वो कहलाती है कोशिका। क्या कहलाती है बच्चों? कोशिका। तो माना जाता है किसी भी जीव की, दुनिया में जो भी जीव इस धरती पर मौजूद है, जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में मौजूद है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं, इसमें कुछ लिखने को नहीं है, सिर्फ समझने को है। एक अक्षर भी ना लिखेंगे काम चलेगा, लेकिन समझिए, समझना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, किसी भी जीव की जो संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, संरचनात्मक संरचनात्मक तथा कार्यात्मक, संरचनात्मक तथा कार्यात्मक जो इकाई है, उसे कोशिका के नाम से जाना जाता है। संरचनात्मक इकाई, ये हम लोग जब 9th क्लास में बच्चों पढ़ते थे, तो 9th क्लास में सेल नाम का चैप्टर था, कोशिका नाम का चैप्टर था। तब उसकी डेफिनेशन हम लोगों को याद कराई गई थी। क्या याद कराई गई थी? कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। यही डेफिनेशन थी ना, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, जब आप लोग पढ़ते थे 9वीं क्लास में, 9वीं कक्षा में, तो आप लोगों को क्या बताया गया था कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है, तो ये तो बता दिया क्या था, तुमने रट भी लिया था और रट के तुमने एग्जाम भी दे दिया था, तुम पास भी हो गए थे। लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। तो मैंने क्या बताया, किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। आखिर इसे संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? संरचनात्मक इकाई इस कोशिका को इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि किसी भी जीव की संरचना यानी कोशिकाएं जो हैं, मिल मिलकर, जैसे हम लोग इस कमरे को देखते हैं, तो ये कमरा छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना हुआ है। उसी तरीके से किसी भी जीव का जो शरीर होता है, वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, और इन ईंटों को हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मतलब यह है कि ये जो कोशिका, ये जो कि कोई भी जीव है, उसकी जो संरचना है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो कोशिका से बनी होती है। यानी हर जीव कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है, इसलिए हम उसे संरचनात्मक कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्यों? मैंने क्या बताया, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक जीव इस धरती पर, जो भी प्रत्येक जीव, ठीक है, प्रत्येक जीव जीव कोशिकाओं से, प्रत्येक जीव का निर्माण, प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। प्रत्येक जीव का निर्माण किससे हुआ है बच्चों? कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, इसलिए, ठीक है, हुआ है, इसलिए बच्चों इसे क्या बोलते हैं? संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ, इसलिए इसे संरचनात्मक, कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो सर कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कार्यात्मक इकाई इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई भी अंग, आपको पता है कि हर एक अंग कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो हमारे शरीर का जो प्रत्येक अंग है, ठीक है, वो कोशिकाओं से बना है। और जब कोशिकाएं कार्य करती हैं, सारी कोशिकाएं कार्य करती हैं, तो उन्हीं के कार्य करने की वजह से अंग हमारे शरीर के कार्य करते हैं। जैसे हृदय बच्चों, मान लीजिए हृदय जो है वो 100, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर, कि हृदय हमारा 100 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब ये 100 कोशिकाएं जब सही से जिंदा हैं और जिंदा होकर सही से कार्य कर रही हैं, सब मिलजुल कर कार्य कर रही हैं, तो हमारा जो हृदय है वो धड़क रहा है, हृदय जो है स्पंदन कर रहा है। लेकिन इसी में से कुछ कोशिकाएं काम करना बंद कर दें, हृदय काम करना बंद कर देगा। आ रही बात समझ में? हमारे शरीर में एक एग्जांपल के तौर पर, हमारे शरीर में एक अंग पाया जाता है जिसे हम लोग पेंक्रियास कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय से, जो अग्नाशय है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब ये अग्नाशय की सारी, मान लीजिए 100 अग्नाशय जो है 100 कोशिकाओं से मिलकर बना है, और ये सारी की सारी कोशिकाएं मिलकर, ठीक है, हर प्रत्येक कोशिका मान लो 1-1 ml नाम का, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन निकालती है। तो अगर प्रत्येक कोशिकाएं 1-1 ml इंसुलिन निकालेंगी, तभी हमारे शरीर में 100 ml इंसुलिन, यानी जितना हमारी बॉडी में जरूरत होता है उतना इंसुलिन निकलेगा। और फिर हमारी बॉडी में सारा का सारा जो ये इंसुलिन करता क्या है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, उसको सही सही स्तर पर रखने का काम करता है। तो अगर ये अग्नाशय 100 कोशिकाओं से मिलकर बना है, सारी कोशिकाएं मिलकर इंसुलिन निकाल रही हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइट बना है, अच्छा बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, और हमारा शरीर सही से कार्य कर रहा है। इसी अग्नाशय की कुछ कोशिकाएं डैमेज हो जाए, कुछ कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उतना इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा, उतना इंसुलिन उत्पादित नहीं होगा, जितना हमारे शरीर के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में, ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में जरूरी होता है। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों? एक पेशेंट को डायबिटीज हो जाएगी। तो डायबिटीज बीमारी में क्या होता है? डायबिटीज बीमारी में हमारी बॉडी में इंसुलिन का जो फॉर्मेशन होता है, इंसुलिन जो प्रोड्यूस होना होता है, उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, और उसकी वजह से हमारे शरीर का ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो सही नियंत्रित नहीं हो पाता, और हमारे शरीर को डायबिटीज हो जाती है। लेकिन ये इंसुलिन कम क्यों निकली? इंसुलिन इसलिए कम निकली बच्चों, क्योंकि ये जो अग्नाशय है, जो अग्नाशय जिन कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही थी, इंसुलिन को उत्पादित कर रही थी, वो सही से इंसुलिन उत्पादित नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी हैं। तो मेरी बात यह है कि सिर्फ हमारे प्रत्येक जीव का जो निर्माण है वो कोशिकाओं से ही नहीं हुआ है, बल्कि प्रत्येक जीव जो के शरीर में जो कार्य हो रहा है, प्रत्येक जीव के शरीर में जो कार्य हो रहा है, वो भी कोशिकाओं के कार्य पर ही निर्भर करता है, वो भी प्रत्येक कोशिकाओं के कार्य पर ही निर्भर करता है। मतलब समझ रहे हो बच्चों? मतलब यह है कि अगर अंग सही से कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोशिकाएं उसके शरीर, जिन कोशिकाओं से ये अंग बना हुआ है वो सही से कार्य कर रही हैं। अगर कोशिकाएं कार्य करना बंद कर दें, कम कर दें, तो जो है वो अंग कार्य करना बंद कर देगा, अंग कार्य करना बंद कर देगा, शरीर कार्य करना बंद कर देगा। तो बात समझ आ रही है? तो इससे जो कोशिकाएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक जीव की संरचना का निर्माण करती हैं। और हमारा प्रत्येक जीव जो कार्य कर रहा है, प्रत्येक जीव में जो फंक्शन हो रहा है, प्रत्येक जीव जो जिंदा है, वो असल में कोशिकाओं के कार्य करने के कारण ही जिंदा है, या कार्य करने के कारण ही जो है वो प्रत्येक अंग जो है शरीर के कार्य कर रहे हैं। अगर कोशिकाएं कार्य करना बंद कर दें तो जीव का शरीर भी कार्य करना बंद कर दे। इसी वजह से इसे कार्यात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो जो डेफिनेशन जो 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, ठीक है, जिसको रटवा दिया गया था, होप कि ये बात अब आप सबको समझ में आ रही होगी कि हमारे शरीर की जो संरचना है वो कोशिकाओं से बनी हुई है, और वो संरचना जिनसे, और जो कोशिकाएं हैं जब
वो कार्य करती हैं तो उसी के कार्य करने की वजह से जो है हमारा शरीर कार्य करता है। अगर कार्य करना कम कर दें तो शरीर में जो है वो बीमारियां हो जाएंगी, कार्य करना ज्यादा कर दें तब भी बीमारियां हो जाएंगी। तो ओवरऑल मामला यह है कि शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन्हीं के कार्य करने से हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है, इसी वजह से उसे कार्यात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है वो डेफिनेशन जो बहुत जरूरी थी, समझनी बहुत जरूरी थी, वो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बता दूं, इसमें लिखने का कुछ नहीं है। कभी भी यूपीएससी के एग्जाम में ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कोशिकाएं संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई क्यों कहलाती हैं, कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये अगर आपने नहीं समझा तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को क्लियर किया। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए, बिल्कुल बात क्लियर 100%? क्यों हम कोशिकाओं को संरचनात्मक इकाई बोलते हैं और क्यों हम कोशिकाओं को कार्यात्मक इकाई बोलते हैं? बात समझ में आ गई? बिल्कुल बात क्लियर? बहुत बढ़िया। विवेक कुमार, जिससे मर्जी हो उससे पढ़ो, जिससे तुम्हारा दिल करे उससे पढ़ाई करो, ठीक है? तुम्हें लगता है कि क्लास से पढ़ना चाहिए तो क्लास से पढ़ो, बुक से पढ़ना चाहिए तो बुक से पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहिए तो ना पढ़ो, ठीक है? और बस मेरी क्लास में आकर मजेदार बात यह है, मेरी क्लास में आकर मुझे से पूछना है कि सब बुक से पढ़ें या आपकी क्लास से पढ़ें। तो ऐसा करो, क्लास में आए क्यों, बुक से पढ़ लो। गजब लड़के हैं भाई, गजब लड़के हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, अब बच्चों ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कैसी दिखती हैं इस पर बात करते हैं। तो कोशिकाएं कैसी दिखती हैं उस पर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो कोशिकाएं कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है, तो अब यहां पर अब यहां पे चलो, तो अब यहां पर अगर बात की जा रही है कि कोशिकाएं कैसी दिखती हैं बच्चों, ठीक है, तो कोशिकाओं की अगर बात की जाती है तो कोशिकाएं कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं। तो कोशिकाएं इस तरीके से बच्चों दिखाई पड़ती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको कोशिकाओं का दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, कोशिकाओं का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये पूरी की पूरी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर बच्चों ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, पूरा ब्लूइश ब्लूइश था, नीले कलर का, हल्के नीले कलर का एक पूरा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये जो है साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कोशिका द्रव्य। देखो यहाँ पे हम लोग कोशिका नहीं पढ़ने आए हैं, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने आए हैं। तो यहाँ पर मैं कोशिकाओं का सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी में काम आएंगी, सिर्फ उन्हीं पर हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। जब कोशिका पढ़ना होगा तो कभी बाद में देखा जाएगा, मतलब जब जनरल साइंस की अगर कोई क्लास होगी तो उसमें देखा जाएगा, नहीं तो उतनी जरूरी नहीं है। डायरेक्ट इस तरह से आप कोशिका से या जनरल साइंस से सवाल नहीं आते हैं, अब जो है टेक्नोलॉजी से सवाल आते हैं। तो यहाँ पर हम कोशिकाएं नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि कोशिका को मैं उतना दिखा रहा हूँ जितना बायोटेक्नोलॉजी में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो उन चीजों को दिखा रहा हूँ, उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कोशिका का दिख रहा है। इस कोशिका में ये जो आपको नीले कलर का स्ट्रक्चर, नीला कलर दिखाई पड़ रहा है पूरा से, जिसके अंदर सारे अंग, सारी चीजें मौजूद हैं, इसे कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य एक जेली लाइक मटेरियल होता है, एक कह सकते हैं चिपचिपा सा, एक जो है वो जेली जेली समझते हैं आप लोग, जो खाते हैं हम लोग, एक टॉफी जैसी होती है, तो उस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है कोशिका द्रव्य। इसी के अंदर सारे के सारे अंग, सारे के सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं, सारे के सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं। अब कोशिकांग कौन से होते हैं? जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। क्या काम करता है वो आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, सिर्फ अभी मैं आपको पहचान करवा रहा हूं। तो ये कोशिका द्रव्य हो गया बच्चों। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे कोशिकांग मौजूद होते हैं, जिनमें से एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये गोल्जी बॉडी कहलाती है, या इसे हिंदी में गाल्जी काय कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गाल्जी काय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गाल्जी काय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आप दिखाई पड़ रहा है, जो इस केंद्रक के चारों तरफ ये हरे कलर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, याद रखिएगा, बस देख लीजिए, याद रख लीजिए, इसमें कुछ ना लिखना है ना, जो समझना होगा मैं आगे समझाऊंगा। अब ये सिर्फ देखिए, इसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जाना जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जाना जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं। यहां पर ये जो डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, से पहचान करना है आपको, इनके बारे में जो पढ़ना होगा मैं आगे पढ़ाऊंगा जरूरत पड़ने पर, अभी से पहचान करवा रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर ब्लैक कलर के डॉट डॉट से स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, ये जो डॉट डॉट से स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर, इसे राइबोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो चारों तरफ से घेरे किसको होती है? केंद्रक को घेरे होती है, ठीक है, केंद्रक को घेरे होती है, और ये होता है हमारा केंद्रक, ये होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसके ऊपर ये डॉट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम, ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है हमारा गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, ठीक है। तो ये तीन चार स्ट्रक्चर, ये होता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, ठीक है, प्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो बस आपको मैं पहचान करवा रहा हूं कि जिससे आप अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगा, तो अगर मैं कहूं कि वो कोशिका द्रव्य, तो आपको पता होना चाहिए कोशिका द्रव्य क्या होता है। अगर मैं कहूं कि केंद्रक, तो केंद्रक पता होना चाहिए कहां है। तो एक स्ट्रक्चर बस अपने दिमाग में इसको खींच लीजिए, इसको देख लीजिए, जिससे मैं जब बताऊं तो आपका दिमाग चला जाए कि कौन सी चीज कहां पर मौजूद है। बाकी इनके काम क्या है, कैसे हैं, उनको जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए अच्छे से, अगर आप बनाना चाहें, ठीक है, याद रखने के लिए, तो ऐसे ही रफ में जहां पे बना रहे हैं वहां पे बना भी लीजिए। आपको 2 मिनट का मौका दे रहा हूं, इसको जो जो चीजें मैंने बताई बस उतनी चीजें आपको देखनी है, बनानी है, ठीक है, जल्दी से। थैंक यू नेहा।
विवेक कुमार, ये तो तुम बताओगे कि तुम्हारा लेक्चर में जो है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है। विवेक कुमार हमसे क्लास कर रहे हैं, हमारी क्लास में बैठे हुए हैं और मैं उनको लेक्चर समझा रहा हूँ, लेक्चर समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए ना। वो हम ही से पूछ रहे हैं कि ये बताइए सर, ये बताइए, हम आपकी क्लास तो करते हैं लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। अब बताओ, ये भी मैं ही बताऊंगा तो फिर मैं जो बताऊंगा वो कौन बताएगा? बहुत जबरदस्त यार, मतलब इनका क्या कार्य होता है, कैसे होता है, आगे बताऊंगा अमित गुप्ता। मैंने अभी बोला ना, हिंदी में ही बोला था कि पहले से तुम पहचान लो, इसके आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, वो मैं आगे बताऊंगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। थैंक यू प्राची। चलिए, बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। ठीक है, आपने नोट कर लिया बहुत अच्छे से। टोरी जैसा वो साइटोस्केलेटन होता है, उसे तुम ना समझ पाओगे, रहने दो, डायनासोर। ठीक है, वैसे भी तुम्हारा नाम डायनासोर है। ठीक है, चलो नोट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सेल देख लिया, सेल का स्ट्रक्चर देख लिया, सेल में क्या क्या चीजें कहां पाई जाती हैं। मैंने क्या बताया, जितना मैं कहूं उतना बस करते जाओ। मैंने क्या बताया कि सेल को स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, बस आप जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो समझ लीजिए क्या है, कहां पर दिख रही है, बस देख लीजिए। बाकी जो काम है, फंक्शन है, वो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल बात क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कोशिका की बच्चों, तो कोशिका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये मान लीजिए हमारी कोशिका है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये एक हमारी कोशिका है। कोशिका के अंदर मैंने दिखाया ना आप लोगों को कि केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक आप लोगों ने देखा। और ये जो केंद्रक होता है बच्चों, इस केंद्रक के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कि हमारा जो कोशिका होती है ना, उस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर को बच्चों, इन स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है गुणसूत्र का। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, केंद्रक होता है, उसी केंद्रक के अंदर हमारी ये कोशिका है, कोशिका के केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर। हर एक जीव के अंदर गुणसूत्रों का नंबर जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के अंदर 2 पाया जाता है, किसी के अंदर 4 पाया जाता है, किसी के अंदर 12 पाया जाता है, किसी के अंदर 32 पाया जाता है। इंसान की अगर बात करें बच्चों कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों का नंबर होता है 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब हो जाता है कि इसका नंबर होता है 46। कितना होता है बच्चों? 46। ठीक है, 46। तो याद रखिएगा मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। हर एक जीव में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की अगर बात की जाए तो इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं प्यारे बच्चों, ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं 2 चीजों से। ध्यान दीजिएगा, एक बार में पेन मत चलाइएगा, जब मैं कहूंगा तब पेन चलाइएगा। ये जो गुणसूत्र होते हैं बच्चों, ये 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। एक होती है प्रोटीन और उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। उससे और साथ ही साथ एक जेनेटिक मटेरियल, एक आनुवंशिक पदार्थ जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं, उस डीएनए से, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है ये पूरा का पूरा हमारा गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का निर्माण 2 चीजों से होता है, हिस्टोन प्रोटीन से, और दूसरा होता है एक जेनेटिक मटेरियल जिसे आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं, डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आपने पहले सुना होगा। उन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है ये हमारा गुणसूत्र। अब होता क्या है बच्चों कि अगर मैं आपको ठीक से समझाऊं ये पूरी की पूरी बात, तो मान लीजिए ये हमारा गुणसूत्र है। ठीक है, गुणसूत्र है, तो इस ये जो गुणसूत्र होता है बच्चों, असल में ऐसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अणु होते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन के अणु होते हैं और इसी हिस्टोन प्रोटीन के अणु के ऊपर, इसी हिस्टोन प्रोटीन के अणु के ऊपर बच्चों ऐसे धागे जैसा, आप लोगों को डीएनए का तो पता है ना, डीएनए ऐसे दिखाई पड़ता है, कभी बचपन में देखा होगा आपने किताबों के अंदर। ठीक है, किताबों के अंदर ऐसे ऐसे डीएनए होता है। तो डीएनए ऐसे धागे जैसा होता है, कुंडली नुमा होता है, रस्सी नुमा होता है। तो ये डीएनए इसी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे लिपटा होता है। ठीक है, तो ये होता है हिस्टोन प्रोटीन की, जो सफेद कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन, और उसी पर डीएनए जो है ऐसे लिपटा हुआ होता है, ये हो गया डीएनए। ठीक है, डीएनए, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर जो है वो ऐसे छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे बहुत सारे अणु, ठीक है, बहुत सारे अणु जो है मिलकर इस हमारे गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है, हिस्टोन प्रोटीन को लपेटने के ऊपर लिपटा हुआ होता है डीएनए, और ऐसे अरबों खरबों अणुओं से मिलकर, ठीक है, हमारा ये पूरा का पूरा जो गुणसूत्र होता है वो बना होता है। ऐसे हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के अणु जो होते हैं इसी के अंदर लिपटे हुए होते हैं और पूरा का पूरा हमारा गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो बच्चों गुणसूत्र क्या है, हो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गुणसूत्र क्या है बच्चों। गुणसूत्र असल में डीएनए को कैरी करने वाला, यानी आनुवंशिक पदार्थों को का वहन करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है, जो मनुष्य के केंद्रक, मनुष्य के या किसी भी जीव के कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए क्रोमोसोम आपको दिखाई पड़ रहा है। तो एक लाइन में लिख लीजिए कि, एक लाइन में जल्दी से लिख लीजिए कि गुणसूत्र किसी भी जीव के शरीर में, गुणसूत्र किसी भी जीव के शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले, गुणसूत्र किसी भी जीव के कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले, गुणसूत्र किसी भी जीव के शरीर के शरीर की कोशिकाओं के गुणसूत्र किसी भी जीव के शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले वाली संरचनाएं होती हैं, जिनका निर्माण हिस्टोन प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए से होता है, और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए से होता है। ठीक है, डीएनए से होता है।
डीएनए से होता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये गुणसूत्र क्या होते हैं और कहां पाए जाते हैं। और ये भी आगे लिख लीजिएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों का नंबर, गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े यानी कि लगभग 46 होती है। ठीक है, 23 जोड़े या 46 होती है। ठीक है, 23 जोड़े अथवा 46 होती है। तो ये आप लोगों ने बना लिया, देख लिया। अब बात आती है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए की। तो ये जो है हमारा जो डीएनए होता है इसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये हमारे शरीर का आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ, ये हमारे शरीर का एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, ये हमारे हमारे इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, हमारे शरीर में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है बच्चों। अब ये आनुवंशिक पदार्थ दिखता कैसे है? ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये जो आपको दो रस्सियों जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसे ही हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं? डीएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो डीएनए होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो डीएनए होता है ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसे कुंडली नुमा होता है। मैंने पहले भी आपको दिखाया कि ऐसे कुंडली नुमा ऐसे डीएनए आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसे कुंडली नुमा होता है। ध्यान से देखिएगा, तो आप पेन रोक दीजिए, फिर उसके बाद उतारिएगा। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर। अब ये जो डीएनए होता है इसको हम ऐसे करके खोल दें। अगर ऐसे करके खोल दें, मतलब ऐसे ये कुंडली नुमा, ऐसे कुंडली बांधा हुआ है, तो ये कुंडली बांधा हुआ है, लेकिन अगर हम इस कुंडली को ऐसे खोल दें तो इसको ऐसे हो जाएगा। अगर होता ऐसा है, लेकिन हम इसको अगर ऐसे खोल दें, ऐसे कुंडली को ऐसे खोल दें, दोनों धागों को जो आपस में लिपटे हुए उनको ऐसे मतलब ऐसे जो है ऐसे कर दें, तो ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा। अगर ऐसा दिखाई पड़ने लगता है तो यहाँ पर डीएनए का ये जो किनारे वाला भाग होता है, इसके किनारे वाला भाग होता है, इसे बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए। यानी कि जो डीएनए की रीढ़ की हड्डी होती है, डीएनए की बैकबोन होती है, वो ये दोनों किनारे कहलाते हैं। ये दोनों किनारे जो यहाँ से बने, ये दोनों किनारे क्या कहलाते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो बैकबोन ऑफ डीएनए बना होता है, ध्यान से देखिएगा, ये एक विशेष प्रकार के अणु से बना होता है। एक विशेष प्रकार के अणु से उसका निर्माण होता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर। क्या कहा जाता है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा। ठीक है, पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा। तो ये जो किनारे वाला भाग है मेरे प्यारे बच्चों, ये किनारे वाला भाग, ये किनारे वाला भाग या ये किनारे वाला जो भाग है, ये दो किनारे है ना, ये दोनों किनारे, ध्यान से दीजिए, देखिएगा बहुत अच्छे से देखिए इधर। ठीक है, ये दोनों किनारे वाले भाग ये दोनों हैं और ये बने होते हैं पेंटोज शुगर, एक प्रकार के अणु से जिसे पेंटोज शर्करा कहते हैं, और बना होता है फॉस्फेट से। ठीक है, किससे बना होता है बच्चों? फॉस्फेट से। तो ये पेंटोज शुगर फॉस्फेट से, पेंटोज शुगर फॉस्फेट से, यानी कि जो बैकबोन ऑफ डीएनए होती है, जो किनारे वाला भाग डीएनए का होता है, वो किससे बना होता है? एक अणु से जिसे पेंटोज शर्करा और साथ ही साथ फॉस्फेट के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। बाकी जो ये बीच वाला भाग होता है, ये कुछ नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड से बनता है। नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं, उन नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड से ये बीच वाला भाग बनता है। यानी ये वाला, जो आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है, ये नाइट्रोजन के बने हुए कंपाउंड से, नाइट्रोजन के बने हुए अणुओं से बनता है, जिसे हम लोग बच्चों बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं, या नाइट्रोजन बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी क्षार, या इसे क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनी क्षार के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये नाइट्रोजनी क्षारों से बनते हैं, नाइट्रोजनी क्षारों से बनते हैं। और ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एडेनिन, ठीक है, एडेनिन एक नाइट्रोजनी क्षार होता है जिसे ए से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है थाइमीन, थाइमीन जिसको टी से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है ग्वानिन, टी से डिनोट करते हैं, इसको जी से लिखते हैं। और साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो होता है ना, ये जो बीच वाला भाग होता है, ये किससे बना होता है? नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है। नाइट्रोजनी क्षार समूह होते हैं, यानी दो दो के समूह बनाते हैं। ठीक है, और 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। हमेशा जानते हो ये पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब समूह बनाते हैं। ठीक है, समूह बनाते हैं, यानी एक नाइट्रोजनी क्षार किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षार के साथ समूह बनाता है, एक नाइट्रोजनी क्षार किसी दूसरे नाइट्रोजनी क्षार से समूह बनाता है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमेशा एडेनिन थाइमीन के साथ समूह बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ समूह बनाता है। मतलब हमेशा एडेनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, और हमेशा जो है वो ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा होगा। यानी कि जो पेयरिंग होती है, ऑलवेज हमेशा जो पेयरिंग होती है वो ए टी के साथ होती है, जी सी के साथ होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ए सी के साथ जुड़ जाए, जी टी के साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना, यहाँ पर ए टी जुड़ा, फिर सी जी जुड़ा, फिर सी जी जुड़ा, फिर सी जी जुड़ा, फिर ए टी जुड़ा, फिर सी जी जुड़ा, फिर ए टी जुड़ा, फिर सी जी जुड़ा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ए टी के बाद जी सी आए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ए टी के बाद फिर ए टी आ सकता है, सी जी के बाद फिर सी जी आ सकता है, फिर सी जी आ सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ए टी के बाद जी सी आएगा, लेकिन हमेशा पेयर में आपस में जुड़ेंगे, और ये पेयर हमेशा क्या होगा? ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, हमेशा ए टी के साथ जुड़ेगा और जी सी के साथ जुड़ेगा। तो आप लोग इस वक्त डीएनए मतलब डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स को अगर मैंने सरल किया तो ऐसा दिखाई पड़ता है। इसका जो ये किनारे वाला भाग होता है, इसे हम नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बैकबोन के नाम से जाना जाता है। ये बैकबोन जो होती है, ये बनती है 2 चीजों से, पेंटोज शर्करा से, फॉस्फेट से बनती है, और बीच में ये जो भाग पाया जाता है, ये नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड से बनता है, जिसे नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन बेस कहते हैं। और ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एडेनिन थाइमीन, ग्वानिन साइटोसिन। हमेशा एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। तो ये जो जोड़े बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये जोड़े एटीजीसी जैसे बनते हैं। तो लगातार एटीजीसी 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 या जीसी एटी, इस तरीके के जोड़े बनते हैं। तो ओवरऑल बच्चों, मुझे लगता है कि एक एक बच्चे को जो बिल्कुल अलर्ट होगा, जो अच्छे से समझने की कोशिश भी, थोड़ी सी भी कोशिश कर रहा होगा, उसे ये पूरे के पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किन किन चीजों से ये डीएनए बना हुआ है, इसकी संरचना क्या है। तो बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, 100% बात क्लियर कि कैसे कैसे ये बना हुआ है, कैसे कैसे ये चीजें बनी हुई हैं। बिल्कुल बात क्लियर, और अगर क्लियर है तो बना भी लीजिए।
ये सब मत नोटिएगा, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बट जो मैंने तुमको बता दिया 3.4, ये सब नहीं, जितना मैंने आपको बताया इतना बस आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल धीमे धीमे आसान से इजी लैंग्वेज में जितना मैं बता सकता हूं उतना बताने की कोशिश कर रहा हूं, मजा आएगा। अभी आगे, अभी मैंने सिर्फ आपकी शुरुआत करी है, अभी बहुत सारी चीजें जाननी बाकी हैं। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इसे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अजरा बानो, अब आपकी बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पे हमारे बच्चे थोड़ा सा गरीब भी हैं, बैठे हैं ना, तो उनको भी जरूरत है। आपको अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उससे भी अच्छी बात है, सीखेंगे। नहीं हो सकता भाई, मनीषा सोनकर कैसे बताएं, मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया कई बार, कम से कम 4-5 बार रिवाइज भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मनीषा सोनकर फिर कह रही है स्मार्टली कि सर इसका मतलब ए, मतलब मैंने सब बता दिया, लिख दिया, यहाँ लिख करके भी दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया, उसके बाद भी मनीषा सोनकर कह रही है कि सर क्या एसी जीटी से नहीं जुड़ सकता, मतलब ये है। अरे भैया और कैसे मैं बताऊं, ठीक है, डांस करके बताऊं क्या, रील में कच्चा, जैसे रील में तुम लोगों को कोई बात आजकल समझ में आती है, जब रील में कच्चा बादाम देखते हो, कच्चा बादाम, तो ऐसे ही कुछ डांस करके दिखाया जाए कि नहीं भैया एटी से नहीं जुड़ेगा, जी सी से, एसी से नहीं जुड़ेगा, जीटी से नहीं जुड़ेगा। सीधी सी बात समझ में नहीं आती तुम लोगों को जब तक डांस ना करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो नोट कर लिया बच्चों, इसको बना लिया बच्चों, इसको सारा जो मैंने बताया बना लिया। अरे मत समझो तेजवीर भाई, 3 और 5 का क्या मतलब है, जो समझा दिया इतना समझ में आ गया, समझ लो गंगा नहा लोगे, ठीक है, उससे ज्यादा मत समझो। चलो, तो बच्चों हम लोगों ने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र किससे बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से बने होते हैं, और ये हिस्टोन प्रोटीन होता है उसी पर लिपटा हुआ होता है डोन डीएनए, और ऐसे जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा होता है, और ये जो अणु होते हैं ऐसे लाखों करोड़ों अणुओं से मिलकर, जिस पर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए लिपटे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, तो बनता है हमारा एक गुणसूत्र। हमारे शरीर में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और डीएनए की अगर जो इसमें डीएनए होता है या अनुवांशिक पदार्थ होता है, और ये जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, इन चीजों से बनता है। ठीक है बच्चों, ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है, 100%, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, बना लिया आपने। तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप लोग बच्चों देख रहे हैं डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर को बना रहा हूं मैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, इस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चों बना हुआ है। अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है बच्चों, तो ये मान लेते हैं 80, ठीक है, 80 80 80 80 80 80 80 80 80, ठीक है बच्चों। अब इसके नीचे यहाँ पर जीसी, ये जीसी, ये जीसी, ये जीसी, जीसी, इस तरीके से पूरा हमारा डीएनए बना हुआ है, ठीक है। और ये डीएनए किससे कनेक्टेड है बच्चों, ये कनेक्टेड है हमारे, ये डीएनए किसका भाग है, गुणसूत्र का भाग है ना, ऐसे नीचे गुणसूत्र से कनेक्ट है ये, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिएगा, जो बात मैं बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, आपको आनंद आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, देखिए यहाँ पर आप सीक्वेंस देख रहे हैं डीएनए में, एटीजीसी एटी एटीजीसी एटीजीसी जीसी एटी एटीजीसी एटीसी एटी एटी एटीजीसी एटीजीसी, इस तरह से। तो ये आप लोगों ने अगर कंप्यूटर पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने बच्चों कंप्यूटर पढ़ा हो, तो कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो कोड लैंग्वेज बनाता है, जो कोडिंग होती है कंप्यूटर की, वो हमेशा 0-1 के फॉर्म में होती है, बाइनरी नंबर्स में होती है, ठीक है। यानी हमेशा जो कंप्यूटर में कोडिंग की जाती है, कोई भी प्रोग्राम अगर रन कराया जाता है तो उसमें जो कोड दिए जाते हैं वो 0-1-1-0-0-0-0-1-1-1-0-0, या फिर अगर कंप्यूटर ना भी पढ़ा हो तो आप लोग हमेशा जब भी कोई कोडवर्ड किसी को दिया जाता है, कहीं पर भी कोई जासूसी करनी होती है या कहीं पर भी कोडवर्ड दिया जाता है, कुछ ऐसे ही कोडवर्ड होते हैं, 0 1 2 3 4 6 7 सिग्मा सिग्मा 1, ऐसे ही होते हैं ना, तो कोड। तो ये जो एटीजीसी 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 का हमारे डीएनए पर ये जो सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस पेयर का जो ये सीक्वेंस आपको मेरे प्यारे बच्चों दिखाई पड़ रहा है, एटीजीसी एटी एटीजीसी एटी एटीजीसी एटीजीसी, तो ऐसा नहीं लग रहा ये कोई कोड है, ये कोई कोड है, कोई सीक्रेट कोड है? बिल्कुल बच्चों, ये सीक्रेट कोड है, ये प्रकृति का कोड है, ये भगवान का कोड है, ठीक है। और इसी को मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सीक्वेंस नाइट्रोजनी क्षार समूहों का जो ये सीक्वेंस होता है, एटीजीसी एटीजीसी का जो ये सीक्वेंस दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इसे ही हम लोग एटीजीसी एटीजीसी का जो सीक्वेंस दिखाई पड़ रहा है, इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। आप लोग इसको किताबों वगैरह में पढ़ते होंगे, आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, इसे ही बोलते हैं जेनेटिक कोड। क्या बोला जाता है? जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड बेसिकली है क्या? हमारे डीएनए पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार समूहों का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसे ही हम लोग जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जेनेटिक कोड होता है, ये हम मनुष्यों की अगर मैं बात करूं तो हम मनुष्यों में लगभग 99.99% सेम होता है, यानी ये सीक्वेंस जो क्रम होता है, ये 99.99% जो होता है वो समान होता है, सेम होता है, ठीक है। और 0.01% जो है वो डिफरेंट होता है या असमान होता है, असमान होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? हम लोगों में ये जो एटीजीसी एटीजीसी का सीक्वेंस है, ये 99.99% समान है, इसी वजह से
मेरे बेसिक फीचर, मेरे जो बेसिक फीचर है मेरे शरीर के अंदरूनी आंतरिक या बाहरी जो फीचर हैं वो लगभग लगभग तुमसे समान मिलते हैं। मेरी नाक जहां है वहीं तुम्हारी भी है, देखो कहीं अलग नहीं है। मेरे कान जहां है वहीं तुम्हारे भी हैं, मेरे बाल जहां है वहां तुम्हारे भी हैं, मेरी आंखें जहां है वहीं तुम्हारी भी हैं, मेरे अंदर बेसिकली जो हार्मोन्स निकलते हैं तुम्हारे अंदर भी निकलते हैं। तो मनुष्य जाति में 99.99% ये जो एटीजीसी का जो क्रम है डीएनए पर ये समान है, ठीक है, समान है। यही कारण है कि हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल समान दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समान दिखाई पड़ता है, ठीक है। और 0.01% जो हम लोगों में असमानता है, ठीक है, यानी एटीजीसी का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा एक दूसरे से अलग है, यानी मेरे अंदर थोड़ा सा एटीजीसी का सीक्वेंस हो सकता है 8080 जीसीजीसी हो, तुम्हारे अंदर हो सकता है 8080 हो, किसी तीसरे के अंदर जो है जीसीजीसी 80 हो, ऐसा हो। तो ये जो 0.01% यानी 0.01% का जो ये एटीजीसी के सीक्वेंस में जो बदलाव है, इसी की वजह से बच्चों हम लोगों में सब कुछ समान होने के बावजूद भी थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाते हैं। तो मेरे नाक जहां पर है तुम्हारी भी है, मेरे बाल जहां है वहीं तुम्हारे भी हैं, मेरी आंखें जहां है वहां पर तुम्हारी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा एटीजीसी का सीक्वेंस बदल जाने की वजह से मेरी नाक हो सकता है लंबी हो, आपकी चौड़ी हो, ठीक है, मेरी आंखें जो है भूरी हो, आपकी हो सकता है कि नीली हो, आपके बाल मेरे बाल हो सकता है कि घुघराले हो, आपके बाल स्ट्रेट हो, बात समझ में? तो इससे क्या होता है, जो 0.01% हम लोगों में अलग जो ये नाइट्रोजनी क्षार समूहों का सीक्वेंस होता है, इसकी वजह से हम लोगों में बेसिक चीजें तो सेम होती हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होता है, और इसी की वजह से ही तो हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर ऐसा ना हो मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? अगर सब कुछ समान हो, 100% हम सब में एटीजीसी का सीक्वेंस जो है, एटीजीसी का जो क्रम है वो बिल्कुल समान हो, तो क्या होगा? तो पता ये चलेगा जैसा मैं दिखूंगा वैसे आप भी दिखोगे। तो पता लगा डॉक्टर सलीम पढ़ा रहे हैं और डॉक्टर सलीम ही पढ़ रहे हैं, डॉक्टर सलीम इस वक्त चाय पी रहे हैं, डॉक्टर सलीम इस वक्त पढ़ाई करते वक्त उनका दिमाग कहीं और किसी सलीमा के चक्कर में पड़ा होगा, उनका दिमाग टहल रहा होगा। तो कुल मिलाकर मामला ये होगा कि अगर दुनिया में सबका एटीजीसी, सबके डीएनए का एटीजीसी का सीक्वेंस समान हो जाएगा, तो सब समान होंगे, सब एक जैसे होंगे, तब तो दुनिया में तहस नहस हो जाएगा। पता लगा कि आईएएस का एग्जाम देना हुआ तो तुम्हारी जगह पे कोई और देकर चला आया, ठीक है, तो सब कुछ इधर अस्त व्यस्त हो जाए। तो भगवान ने क्या किया, भैया इनके लोगों के अंदर सब कुछ समान रखो, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दो, जिससे कि कम से कम एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित हो सके। तो हम लोगों में मेरे प्यारे बच्चों 99.99% ये जो एटीजीसी का सीक्वेंस है ये समान होता है, इसी वजह से हमारे बेसिक फीचर समान होते हैं। लेकिन जो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है 0.01% का, उसकी वजह से, ठीक है, और उसी की वजह से क्या हो जाता है, या समानताएं, ये डिफरेंस, इसी वजह से हम एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल एक बच्चा जो कि बिल्कुल जिंदगी में कुछ ना पढ़ा हो इस सब के बारे में, उसको बात अब समझ में आ रही होगी कि ये सब क्या हो रहा है, खेल खो हो रहा है, ठीक है, ये सब राज खुल रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी के राज खोल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के राज खोले, अब जो है तुम्हारी जिंदगी के राज खोल रहे हैं। तो मतलब सर क्या ये सारा कुछ हमारे इस सीक्वेंस पर डिपेंड करता है? जी बच्चों बिल्कुल सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो आगे बहुत कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, अब जैसे यहां पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक बहुत मजेदार चीज और बता देता हूं कि यहां पर देखिए एटीजीसी का सीक्वेंस अलग है, यहां पर थोड़ा सा जीसीजीसी 80 हो गया, जीसी हो गया, यहां पर जीसी 80 जीसी हो गया, यहां पर जीसी 80 जीसी हो गया। तो ये जो आपके डीएनए पर जो नाइट्रोजनी क्षार समूहों का क्रम पाया जा रहा है, जो थोड़ी दूर में बदल जा रहा है, देखिए यहां पर अलग है ये क्रम, यहां पर क्रम अलग हो गया, यहां पर क्रम अलग हो गया, यहां पर क्रम अलग हो गया। तो हमारे नाइट्रोजनी क्षार समूहों का हमारे डीएनए पर पाया जाने वाला ये जो नाइट्रोजनी क्षार समूहों का क्रम जो थोड़ी दूर पर बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक डेफिनेशन और क्लियर होने वाली है, मजा आएगा आपको जानकर। तो हमारे डीएनए पर, या ये डीएनए किसका भाग है? गुणसूत्र का। तो हमारे डीएनए पर या हमारे गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जो ये नाइट्रोजनी क्षार समूहों का क्रम है, ये जो थोड़ी दूर पर बदल जा रहा है, ये स्मॉल फ्रेगमेंट यानी छोटा सा समूह नाइट्रोजनी क्षार समूहों का जो कि हमारे डीएनए पर पाया जाता है, जो एक दूसरे से अलग होता है, जिसका क्रम एक दूसरे से अलग होता है, इसे ही हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे ही नाम दिया जाता है, जीन कहा जाता है। अब ये जो जीन होते हैं बच्चों, ये आनुवंशिकी के वाहक होते हैं, यानी ये जो एटीजीसी का सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसी पर कोई ना कोई हमारे शरीर के आनुवंशिक कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षणों का जो है वो कहानी लिखी होगी। कैसे कहानी लिखी होगी आगे मैं बताऊंगा, बस इतना समझिएगा कि ये जो एटीजीसी के क्रम है, ये जो सीक्वेंस है जो डीएनए पर पाए जाते हैं हमारी गुणसूत्र के ऊपर, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जीन कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जीन कहते हैं। तो ये मान लो जीन 1 हो गया, ये जीन 2 हो गया, ये जीन 3 हो गया, ये जीन 4 हो गया, और ऐसे ही गिनते जाएं तो हमारे कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना बच्चों, 46 गुणसूत्र यानी 23 पेयर यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 46 के 46 गुणसूत्र पर ये जीनों का नंबर अगर हम ऐसे गिनते जाएं 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाएं तो 46 गुणसूत्रों पर यानी 23 जोड़े गुणसूत्रों पर अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 20,000 जीन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? लगभग 20,000 जीन पाए जाते हैं। 20,000 जीन पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? हमारे पूरे के पूरे जो गुणसूत्र है, जो 23 जोड़े गुणसूत्र है, उस 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पर लगभग इस तरह से हम गिनने लगे तो ये जो क्रम होता है वो 20,000 के करीब पाया जाता है, 20,000 के करीब पाया जाता है। एक ये बात समझ में आ गई। अब ये जीन करते क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, बात करेंगे। पहले समझ लीजिए कि एक छोटी-छोटी डेफिनेशन समझ लीजिए। तो ये हो गया जीन हो गया। तो जीन लगभग कितने होते हैं बच्चों? 20,000 जीन होते हैं हमारे एक कोशिका के अंदर, जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं उन पर टोटल जो है वो लगभग 20,000 जीन पाए जाते हैं। और सभी जीनों को मेरे प्यारे बच्चों, अगर सभी जीनों को एक साथ मिला लिया जाए, सारे जीन जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, सभी जीनों को सामूहिक रूप से सामूहिक यानी एक साथ अगर कहें तो सामूहिक रूप से सभी जीनों को, ठीक है, सभी जीनों को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। तो सामूहिक रूप से इसे क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। तो जीन क्या है? एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल इकाई है, और जितने भी जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं उनको सामूहिक रूप से जीनोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो सीधी सी बात है, फिर से बता दे रहा हूं, हमारे डीएनए पर एटीजीसी का जो ये सीक्वेंस होता है इसे जेनेटिक कोड कहते हैं। ये जेनेटिक कोड 99.99% हम लोगों में समान होता है, ठीक है, 0.01% असमान होता है, जिससे हम एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाते हैं। ये जो जेनेटिक कोड है, इन्हीं जेनेटिक कोडों के छोटे-छोटे फ्रेगमेंट को, छोटे-छोटे भाग को, छोटे-छोटे यानी ये पूरा का पूरा जेनेटिक कोड है, इसी जेनेटिक कोड के छोटे-छोटे भाग को, छोटे-छोटे सेगमेंट को जो
जो एक दूसरे से अलग होते हैं इन्हें जीन कहा जाता है, और ये जीन लगभग 20,000 पाए जाते हैं हमारे 23 जोड़े गुणसूत्र में, और सामूहिक रूप से इसे जीनोम के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली जेनेटिक कोड क्या होता है, जीन क्या होता है, जीनोम क्या होता है। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में लिख सकते हैं, और नहीं तो उतार भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो थोड़ा सा एक एक लाइन में इसको लिख भी लीजिए। लिख लीजिए बच्चों कि पहले लिख लीजिए कि जेनेटिक कोड, पहले लिख लीजिए जेनेटिक कोड। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल बात क्लियर सबको? ठीक है, तो लिख लीजिएगा हमारे डीएनए पर पाए जाने वाले, हमारे डीएनए पर पाए जाने वाले, या जीवों के डीएनए पर पाए जाने वाले, जीवों के डीएनए पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार समूहों के क्रम को, नाइट्रोजनी क्षार समूहों के क्रम को, नाइट्रोजनी क्षार समूहों के क्रम को जेनेटिक कोड कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं, जो मनुष्यों में लगभग 99.99% समान होते हैं, जो मनुष्यों में लगभग 99.99% समान होते हैं, समान होते हैं, तथा 0.01% तथा 0.01% यह जेनेटिक कोड असमान होते हैं, 0.01% यह जेनेटिक कोड असमान होते हैं, और इन्हीं असमानताओं के कारण, और इन्हीं असमानताओं के कारण, और इन्हीं असमानताओं के कारण, इन्हीं असमानताओं के कारण हम एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाते हैं, हम एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाते हैं। फिर लिखिएगा जीन, लिखिएगा जीन, लिखिएगा डीएनए अथवा गुणसूत्र के, डीएनए अथवा गुणसूत्र के, गुणसूत्र के वह छोटे भाग, वह छोटे भाग, वह छोटे भाग, वह छोटे भाग जो आनुवंशिकी की सूचनाओं को, जो आनुवंशिकी की सूचनाओं को, जो आनुवंशिकी की सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ले जाते हैं, जीन कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। और किसी जीव के, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, किसी जीव के, किसी जीव के, किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले सभी जीनों को, किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले सभी जीनों को सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है, सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है, सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। तो होप ये बच्चों आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, होप ये आशा करता हूं मैं कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। जेनेटिक कोड क्या है, जीन क्या है, जीनोम क्या है, कितने नंबर होते हैं, बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अंकित सिंह कैसे पढ़ाएं भाई? ठीक है, अंकित कह रहे हैं थोड़ा इंटरटेनमेंट जैसा पढ़ाइए, क्या करें, डांस वांस करें? ठीक है, डांस करें, गजब के आदमी है, आ रहा हूं। ठीक है, इसमें बस स्किप करा करा के रटवा रटवा के आगे बढ़ा चाहिए। अब इसके आगे तो भैया, इसके जिस तरीके से भाई जितने मजेदार अगर डांस वांस करके पढ़ना हो तो महिलाओं का कपड़ा पहन के कहां कहां से आते हैं। तो पीडब्ल्यू में या कहीं पर भी एडमिशन लो ना, तो वहां पे मेंशन कर दिया करो कि भाई ऐसा है, कि भाई ऐसे हम ना समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे ना समझ पाएंगे, हमें चाहिए फुल फुल इंटरटेनमेंट, और फुल इंटरटेनमेंट के बाद ही कुछ हो पाएगा। चलो, तो ठीक है, चलो तो अब यहां पर बात करते हैं इस बच्चों। ठीक है, इसके आगे ये हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, ये हमारा केंद्रक है। ठीक है, हमारा केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको पता चल गया, आप देखिए राज खुलने वाला है, बहुत मजा क्या कहते हैं, मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चों, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये हमारा गुणसूत्र है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गुणसूत्र है, ठीक है, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र में क्या पाए जा रहे हैं, ये गुणसूत्र है, और गुणसूत्र पे क्या पाया जा रहा है, जीन। आपको बताया था ना, जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र के छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। अब यहाँ पर हाँ भाई देखो आदर्श भाई, किसी टीचर की यहाँ पे आप बुराई ना करें। ठीक है, किसी टीचर की सब जितने टीचर होते हैं सब जो है वो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पर पहुंचा है, क्षमताएं होंगी उसी क्षमताएं हैं इस वजह से वहां पर। ठीक है, तो आप तो नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पर कोशिश करिए, कोशिश करिए, मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट होकर कोशिश करिए। तो इसी में डांस भी नजर आएगा, इसी में आप खुद कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तो ये इज्जत करें, और जिसकी वजह से ये सब मुझे पहले अंदर चीजें देखनी चाहिए। खराब है ये इंस्टीट्यूट, खराब या पानी बहता रहेगा, पागल करार दे दिया जाओ।
इससे अच्छा है अपने अंदर, ठीक है, रिपीट करके दम लगाओ, समय डूब कर पक्का इरादा करो कि हम इतनी हमें मेहनत करो, तो खुद ही में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता मत बन, अपना तो बन, ठीक है, तुम मेरे नहीं बनते या किसी टीचर के नहीं, तुम किसी के बनो मत, पर हम अगर अपनी कमियों को अपना तो बन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बहुत बोल दिया, बाकी अगर बुरी लगी बुरी नहीं लगी, बहुत बढ़िया, अंदर केंद्रक था, केंद्रक तो अगर मैं बात, अब ये बच्चों जीन करते क्या है, सुनो बहुत अच्छे से सुनना, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं। अब देखो राज खुलने जा रहा है, जीन क्या करते हैं बच्चों, तो ये जो जीन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, हमारे जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में, ठीक है, ये जो जीन होते हैं बच्चों, वो जीन करते क्या है, हमारी कोशिकाओं में एक अनुवांशिक पदार्थ और पाया जाता है जिसे आरएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आरएनए, ठीक है, रिबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं, इसका हिंदी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल या राइबो न्यूक्लिक एसिड, बात समझ में आ रही है। तो जीन क्या कहते हैं, करते हैं, हमारे जो जीन तो आपको पता हो गया क्या होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे भाग होते हैं, उन्हें जीन कहते हैं, और ये जीन करते क्या है, आरएनए को बच्चों निर्देशित करते हैं, क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, निर्देश देते हैं। और आरएनए क्या करता है, आरएनए कई टाइप के होते हैं, ये आरएनए क्या करते हैं बच्चों, हमारे शरीर में जीन के निर्देशानुसार, जीन जो निर्देश देता है, ठीक है, जीन जो निर्देश देता है उसी के निर्देशानुसार आरएनए क्या करते हैं बच्चों, हमारे शरीर में विशेष प्रकार की प्रोटीनों का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीनों का निर्माण करते हैं। तो आरएनए क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं प्रोटीन का, और ये जो प्रोटीन होती है बच्चों, ये हमारे शरीर में लक्षणों का विकास करती है, लक्षणों को उत्पन्न करती है। अब ये जो लक्षण क्या है बच्चों, जो लक्षण है ये क्या है, लक्षण असल में यहाँ पर लक्षण का मतलब कोई और कुछ और नहीं, बल्कि हमारे शरीर पर या आंतरिक या शारीरिक रूप से जो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, ये सब लक्षण कहलाते हैं। जैसे आपके बाल आपके शरीर के अनुवांशिक लक्षण है, आपकी आंख अनुवांशिक लक्षण मानी जाती है, आंखों का रंग अनुवांशिक लक्षण है, स्किन अनुवांशिक लक्षण है, स्किन पर जो कलर है वो स्किन का जो कलर है अनुवांशिक लक्षण है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन है वो अनुवांशिक लक्षण है, एंजाइम अनुवांशिक लक्षण है। तो हमारे शरीर में ये जो सारे के सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये सारी की सारी चीजें जो हमको दिखाई पड़ रही हैं, ये सब अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आपके शरीर पर मौजूद है। और ये जो अनुवांशिक लक्षण है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये किससे बना हुआ है, बाल किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से, स्किन किससे बनी हुई है, प्रोटीन से, मसल्स किससे बनी हुई हैं, प्रोटीन से, ठीक है, हार्मोन किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से, एंजाइम किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। तो हमारे शरीर में ये जितने भी लक्षण हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो भी फीचर हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। इसी वजह से प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करता कहते हैं। तो हमारे शरीर पे जो भी आंतरिक या बाह्य जो भी लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और ये प्रोटीन कौन बनाता है, आरएनए बनाता है। आरएनए को कौन निर्देश देता है, कैसा प्रोटीन बनाना है, जीन निर्देश देता है। और जीन कितने पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, 20,000 जीन। तो अलग अलग जो भी लक्षण हमारे शरीर में मौजूद है, वो अलग अलग जीनों के निर्देशानुसार बन रहे हैं। मान लीजिए आपके शरीर का, मान लीजिए अग्नाशय है, पेंक्रियास है, ठीक है, समझिए बच्चों इसको और सिंपलीफाइड करके सुन लीजिएगा। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, पेंक्रियास ऑर्गन है, पेंक्रियास की मान लीजिए ये कोशिका है, और पेंक्रियास की कोशिका के अंदर मान लो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मौजूद है, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन मौजूद है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है, इंसुलिन नाम का प्रोटीन बना सकता है। ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन निर्देश देगा हमारे आरएनए को। आरएनए क्या करेगा, आरएनए क्या करेगा, इस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन के निर्देशानुसार क्या बनाएगा, इन प्रोटीनों का निर्माण, इंसुलिन नाम के प्रोटीनों का निर्माण कर देगा। और जब इंसुलिन नाम का प्रोटीन बन जाएगा, तो यही हमारी कोशिका से बाहर निकलकर हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है, जो रुधिर शर्करा है, उसको क्या करेगा, मैनेज करने का कोशिश करेगा, उसको जो है नियंत्रित करने की कोशिश करेगा, और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो अब बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रही होगी कि जीन का काम क्या होता है। जीन क्या करता है बच्चों, निर्देशित करता है आरएनए को, और आरएनए क्या करता है, उसी निर्देशानुसार क्या करता है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर में लक्षण विकसित होते हैं। तो क्या सर हर चीज के लिए अलग अलग जीन होते हैं? जी बच्चों, बालों के लिए अलग जीन है, बालों के रंग के लिए अलग जीन है, आंखों के लिए अलग जीन है, आंखों के कलर कैसे डिसाइड होंगे इसके लिए अलग जीन है। तो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न 20,000 टाइप के जीन पाए जाते हैं, ये हमारे आरएनए को निर्देशित करते हैं। आरएनए क्या करता है, प्रोटीनों का निर्माण करके हमारे शरीर के अंदर लक्षणों का विकास करने का बच्चों काम करता है। अब आपको इसको थोड़ा सा जो ये लक्षण होते हैं, मुझे लगता है अब आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि कैसे हमारे शरीर में ये सारा का सारा खेल चलता है। अब यहाँ पर बच्चों एक गौर करिएगा, एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे शरीर में गुणसूत्र हैं, जिसमें ये जो जीन आए हैं, गुणसूत्र हैं, तो ये गुणसूत्र में जो ये जीन, गुणसूत्र पर जीन मौजूद है, ये गुणसूत्र कहाँ से आए हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, मजा आएगा आपको इस बात को जानकर कि हमारे पिताजी और हमारी जो माताजी हैं, ठीक है, हमारे जो पिताजी हैं और हमारे जो माताजी हैं, जब उन लोगों की शादी हुई और उसके बाद जब उन्होंने सेक्सुअल कपलेशन किया, तो हमारे पिताजी ने अपने स्पर्म के द्वारा यानी शुक्राणुओं के द्वारा 23 गुणसूत्र दिए, ठीक है, 23 गुणसूत्र दिए। और हमारी माता ने क्या किया, अपने ओवम के द्वारा यानी अंडाणु के द्वारा, ठीक है, अंडाणु के द्वारा क्या दिए, अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र मौजूद थे। तो 23 गुणसूत्र, तो हमारे पिता के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद थे, और हमारी माता के अंडाणु में 23 गुणसूत्र थे। और यही 23 गुणसूत्र जब यानी स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिला, और जब आपस में मिला तो 23 गुणसूत्र हमारे पिता की तरफ से आए, 23 गुणसूत्र हमारी माता की तरफ से आए, और यही हमारी कोशिका के अंदर इस वक्त मौजूद है। तो हमारी कोशिकाओं में मेरे प्यारे बच्चों जो 46 गुणसूत्र मौजूद हैं, इनमें से 23 हमारे पिता की तरफ से आया था और 23 हमारे माता की तरफ से आया था, और उसी से हमारे शरीर का ये गुणसूत्र जो 46
46 गुणसूत्र है, हमारे शरीर की कोशिकाओं का जो ये 46 गुणसूत्र है वो मौजूद है। और क्योंकि गुणसूत्रों पर क्या मौजूद है बच्चों, जीन मौजूद है, और जीन ही देखो हमारे शरीर के लक्षणों को डिसाइड कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे कि अगर माता और पिता में जो गुणसूत्र होंगे, माता और पिता में जो गुणसूत्र हैं, उन्हीं गुणसूत्रों से अगर हम बने हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो जीन हमारे पिता में होगा, जो हमारी माता में होगा, वही जीन हमारे शरीर में होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमारे पिता और माता और पिता में जो जो लक्षण मौजूद होंगे, वही लक्षणों के जीन हमारे शरीर के अंदर आए होंगे, हमारी कोशिकाओं में आए होंगे, और अब वही लक्षण हमारे शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब मान लीजिए बच्चों, आपके पिताजी का के शरीर में मान लीजिए इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो जीन था वो खराब है, यानी उनको डायबिटीज है, तो उनके शरीर में इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला, उत्पादित करने वाला जीन अगर खराब है, तो यही खराब जीन आपके पिता के द्वारा आपके शरीर में आएगा, और जब आपके पिता के द्वारा आपके शरीर में आएगा, तो डेफिनेटली हमारे शरीर में इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो खराब ही आएगा, जिससे कि कल भविष्य में हमारे शरीर में इंसुलिन सही से नहीं बन पाएगा, और फाइनली हमें डायबिटीज जैसा रोग हो जाएगा। तो पिता में अगर डायबिटीज है, माता में अगर डायबिटीज है, तो आप में डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाएगा। या फिर मान लो अच्छी स्किल की बात करें, अच्छी आपके माता पिता जो है बहुत अच्छी स्किल वाले हैं, कोई अच्छा गुण उनके अंदर मौजूद है, मान लो कि वो बहुत हेल्दी है, उनके पास एक बढ़िया जो है वो शरीर में मान लीजिए उनकी मांसपेशियां बढ़िया है, ठीक है, और वो बहुत ही मतलब मांसपेशियां बढ़िया है, या कोई भी अच्छे गुण पाए जा रहे हैं, तो अगर ये अच्छे गुण आपके माता पिता में पाए जा रहे हैं, तो गुणसूत्रों के द्वारा आपके शरीर में पहुंचेंगे, वही जीन पहुंचेंगे जो माता पिता के पास थे, फिर वो जीन वैसे ही निर्देश अच्छे गुणों वाले निर्देश देगा, और आपके शरीर में अच्छे गुणों के लक्षण जो है व्यक्त होंगे। इसका मतलब अब आपको जेनेटिक्स समझ में आ गई होगी कि देखिए बच्चों, ये जो जीन का खेल है ये हमारे पूर्वजों तक जाता है, और पूर्वजों से पूर्वजों तक जाता है, और फिर आगे हमारे आगे आने वाली जनरेशन में भी जाएगा। एक इसी वजह से मैंने आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया है कि जीन क्या होते हैं, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। मैंने बताया था ना, तो माता पिता जैसे होंगे, तुम मिले जुले उन्हीं के रूप के पैदा होगे, या उन्हीं के पूर्वजों में जो लक्षण पाए जाते होंगे, वही लक्षण तुम्हारे अंदर भी पाए जाते होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो निर्माण हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे माता पिता के दिए हुए जीनों की वजह से ही, हमारे माता पिता के दिए हुए डीएनए की वजह से ही हो पाया है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरा जीन वाला हमारे शरीर में कोई भी लक्षण, अगर हम हमारे शरीर में कालापन है, अगर हमारी स्किन काली है, तो डेफिनेटली हमारे माता पिता में कोई ना कोई ऐसा रहा होगा, या उनके पूर्वजों में जिनकी स्किन जो है वो डस्की रही होगी, ठीक है, उनके स्किन का कलर काला रहा होगा। आंखों का रंग अगर नीला है, तो डेफिनेटली या तो हमारे माता पिता या उनके पूर्वजों में कोई ऐसा रहा होगा जिनकी आंखों का रंग नीला होगा, तो इसी वजह से हमारी आंखों का रंग नीला है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। एक फ्लो डायग्राम से ही आपने पूरा का पूरी जेनेटिक्स समझ ली होगी। होप कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये सारी चीजें समझने के लिए। समझकर बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? नहीं, 23 जोड़े नहीं आते हैं, 23 आते हैं बच्चे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, शुक्राणुओं में 23 होता है, और अंडाणु में 23 होता है। शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर शरीर के अन्य भाग की कोशिकाओं में 46 होता है। समझ में आ रही बात? तो शरीर की अगर सभी कोशिकाएं हैं तो उनमें 46 गुणसूत्र है, बल्कि लेकिन स्पर्म और ओवम में 23 सिर्फ होता है। तो 23 पिता के, 23 माता के मिलकर 46 हो जाते हैं आने वाले बच्चे के। तो बच्चों बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? बताओ आनंद आया कि नहीं आया? बताओ वो कच्चा बादाम और डांस जो कुछ लोग देखना चाहते थे, उससे ज्यादा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जो है बचपन से बिल्कुल तापते रहते हैं, खुल नहीं पाते, समझ में नहीं आते। तो अब आपको समझ में आ रही है कि नहीं बातें? जल्दी बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मेलेनिन कलर डिसाइड करता है हमारी स्किन का। मेलेनिन है क्या? एक प्रकार का प्रोटीन है, और वो प्रोटीन का कौन बना रहा है? यही जीन के निर्देशानुसार बन रहा है। और ये जो जीन जो है वो कहां पे है? गुणसूत्र पर। गुणसूत्र किसने दिए? माता पिता ने। तो समझ में आया? तो मेलेनिन जो कलर हमारा डिसाइड करता है वो भी एक प्रकार का प्रोटीन है। हाँ, चलिए बिल्कुल बात क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज और बता देता हूं बच्चों, अब ये जो आरएनए होता है बच्चों, ये निर्माण करता है प्रोटीन का। ये बात तो क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। अब ये जो आरएनए होता है ये निर्माण करता है प्रोटीन का, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये जो आरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ये प्रोटीन कहां से आता है? ये प्रोटीन कहां से आता है? ये मतलब प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन आरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसका कच्चा माल कहां से आता है? इसका रॉ मटेरियल कहां से आता है? ये भी समझ लो। तो होता क्या है कि जो हम लोग भोजन लेते हैं बच्चों, जो इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग भोजन लेते हैं उस भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाते हैं। कोई भी खाना अगर हम खाते हैं तो हमारे भोजन में क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो भोजन में जो प्रोटीन मौजूद होती है, जब हम उसे खाते हैं तो ये जो भोजन की प्रोटीन होती है ये डाइजेस्ट होती है, यानी इसका पाचन होता है। और जब इसका पाचन होता है तो ये प्रोटीन बदल जाती है अमीनो अम्ल में। किसमें बदल जाती है बच्चों? अमीनो अम्ल में बदल जाती है। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे भोजन से आते हैं, यही अमीनो अम्ल हमारी शरीर रक्त में मिलकर यानी हमारे रुधिर में मिलकर, हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में मिलकर, जब पचने के बाद ये प्रोटीन जो हम लोग भोजन में खाते हैं, हम चिकन खाएं, मटन खाएं, दाल खाएं, सोयाबीन खाएं, कुछ भी खाएं, तो भोजन में जो प्रोटीन मौजूद होती है वही पाचित होकर अमीनो अम्ल में बदलती है, और यही अमीनो अम्ल रुधिर में मिलकर हमारी कोशिका में पहुंच जाते हैं। और फिर जानते हो क्या होता है बच्चों? ये जो अमीनो अम्ल हमारी कोशिका में पहुंचते हैं, ये जो हमारी अमीनो अम्ल हमारी कोशिका में पहुंचते हैं, ये अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के होते हैं। अलग अलग भोजन से अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं, अलग अलग प्रोटीन से अलग अलग अमीनो अम्ल मिलते हैं। और यही अमीनो अम्ल मेरे प्यारे बच्चों कच्चे माल की तरह से यूज होते हैं। किसके लिए? नए प्रोटीन को बनाने के लिए। तो ये जो आरएनए मेरे प्यारे बच्चों, जो आरएनए ये प्रोटीन बना रहा है, इसका कच्चा माल क्या है? अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल है, और ये अमीनो अम्ल कहां से आता है? हमारे भोजन से मिलता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, जीन निर्देश दे रहा है आरएनए को, और आरएनए क्या निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का। लेकिन आरएनए प्रोटीन को बनाने के लिए जिस कच्चे माल का उपयोग करता है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। और ये अमीनो अम्ल कहां से आता है?
या अमीनो अम्ल आता है हमारे भोजन में जो हम प्रोटीन लेते हैं। इसी वजह से जब आप लोग जिम में जाते हो और मसल्स बनाने का काम करते हो, मसल्स क्या है? प्रोटीन है, तो आपके शरीर में मसल्स नाम के जो प्रोटीन है तभी बनेंगे जब आप उस तरीके का भोजन लो। ठीक है भाई, जीन है, जीन कह देगा प्रोटीन बनाओ, जीन कह देगा मसल बनाओ, तो जीन आरएनए को निर्देशित कर देगा कि तुम प्रोटीन बनाओ, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए कच्चा माल ही नहीं दे रहे हो, तुम खाना पीना ही सही से नहीं खा रहे हो, तुम प्रोटीन वाले पदार्थ ही नहीं खा रहे हो, तुम चिकन मटन अंडा या दाल या सोयाबीन या जो भी प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं तुम नहीं ले रहे हो। जब नहीं ले रहे हो तो पता लगा कि जीन निर्देशित तो कर रहा है आरएनए को कि प्रोटीन बनाओ मसल वाली, क्योंकि ये वर्जिश कर रहा है, ये जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन जब कच्चा माल ही नहीं होगा तो क्या होगा? कच्चा माल तुम प्रोवाइड नहीं करोगे तो जो मसल तुम्हारे अंदर बनी है ना वो भी एक दिन टूट जाएगी और पता लगा वहीं धड़ाम कहीं पर गिरे हुए मिलोगे, तुम्हारे ऊपर डंबल पड़ा रहेगा और तुम ऐसे चित्त पड़े मिलोगे। और बहुत लोग देखो इस तरह से घटनाएं घट रही हैं कि पता लगा कि उसके अंदर जो उसमें जिम वगैरह है उसमें ऐसे पड़े मिले हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल सुध-बुध खोए हुए पड़े मिले हैं, बेहोश हो गए, हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि भैया तुम जिम तो कर रहे हो, तुम मसल बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन वो पदार्थ नहीं प्रदान कर रहे हो जो कि उसको जरूरी है, ठीक है, कच्चा माल नहीं दे रहे हो। इसी वजह से जब तुम जिम में जाओगे, तुम जिम वाले तो जिम जाओगे तो वहां पे कहा जाता है कि आप एक डाइट लो, अच्छी डाइट लो, प्रोटीन वाली डाइट लो, जिससे तुम्हारे शरीर में कच्चा माल मिलता रहे। और फिर बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा के क्या करते हैं कि आपको जो है वो दे देते हैं, छोटे-छोटे बड़े-बड़े डिब्बे दे देते हैं प्रोटीन शेक के, प्रोटीन पाउडर के, कि भैया ये प्रोटीन पाउडर पानी में घोल के पी जाओ, कच्चा माल मिल जाएगा, तुम्हारी मसल्स फिर मिलेंगी बनेगी। लेकिन बच्चों को वो चीज नहीं पीनी चाहिए। हम लोग अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा प्रोटीन वाली चीजें लें, वो बेहतर है। लेकिन ये सब चीजें जो है प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इतना कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है कि आपकी किडनी खराब कर सकता है। तो अब आपको बात समझ में आ रही है? आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने में आपके पिताजी गंजे नहीं थे, लेकिन आप गंजे हो रहे हैं। क्यों गंजे हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके पिता ने जीन तो बहुत अच्छे दिए थे, आपको जीन तो बहुत अच्छे दिए थे, लेकिन आपने वो न्यूट्रिएंट ही नहीं सप्लाई किया जो कि आपके बालों के प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी है। अगर वो सही से डॉक्टर को दिखाइए, सही डॉक्टर से सलाह लीजिए, और अगर डॉक्टर जो है आपको कुछ फिर मिनरल्स, कुछ प्रोटीन के पाउडर या प्रोटीन के दवाएं आपको देगा, जिससे वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, जिससे कि फिर से आपके बाल जो है वो ठीक हो जाएंगे, झड़ना कम हो जाएंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। तो अब आपको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों की कैसे होता है? तो कुल मिलाकर फिर जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूं। हमारे अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में जीन होते हैं, जीन हमें निर्देश करते हैं आरएनए को, और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण आते हैं। आरएनए को प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कच्चा माल। कच्चा माल प्रोटीन को बनाने के लिए क्या होता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कहां से आता है? अमीनो अम्ल कहां से आता है? प्रोटीन, जो हम भोजन से प्रोटीन लेते हैं उनके पाचन के बाद ये अमीनो अम्ल हमें मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरा का पूरा ये पूरा सिस्टम मैंने एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, ये तो मैंने तुमको एक आउटलाइन बता दी, एक समझा दिया कि तुम्हें सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी आज की क्लास में जो चीजें मैंने ये पूरा खोल कर बता दिया आप लोगों की, कैसे कैसे हमारे शरीर में जो है प्रोटीनों का निर्माण होता है, कैसे जीन जो है वो हमारे शरीर में लक्षणों का विकास करता है, कैसे ये जीन गुणसूत्र में मौजूद है, गुणसूत्र कैसे हमारे माता पिता से हमारे अंदर आए हैं। तो जैसे गुणसूत्र हमारे माता पिता ने दिए हैं, जो लक्षण हमें हमारे माता पिता ने दिए हैं, वही लक्षण हमारे अंदर भी मौजूद होंगे। तो बिल्कुल बात बिल्कुल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, मजा आया? ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर, जल्दी बताइए, आनंद आ गया? अगर आनंद नहीं आया तो बेकार है इतनी मेहनत करने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो इसे नोट कर लिया होगा, होप। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोगों ने ये किया तो अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अब इसके आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है, जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।